हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सचिन में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया विषय के बारे में। दोस्तों, इस विषय से संबंधित 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न मैं आज आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा और बचे हुए प्रश्न अगली वीडियो में आप लोगों को दे दूंगा। दोस्तों, आपको वीडियो पूरा देखना है क्योंकि ये प्रश्न अगर आपको तैयार करने हैं तो वीडियो तो भाई पूरा देखना पड़ेगा ही। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। लेट्स स्टार्ट। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पहले सवाल में पूछा गया है अधिगम का सूझ सिद्धांत दिया था। तो दोस्तों, अधिगम का सूझ सिद्धांत कॉहलर ने दिया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कॉहलर ने जिस चिंपैंजी पर प्रयोग किया था उसका नाम था। तो दोस्तों, कॉहलर ने जिस चिंपैंजी पर प्रयोग किया था उसका नाम सुल्तान था। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 में पूछा गया है संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो दोस्तों, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को दिया था जीन पियाजे जी ने। किसने दिया था? जीन पियाजे जी ने। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है सामाजिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो दोस्तों, सामाजिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक vygotsky जी हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यानी प्रश्न संख्या 5, इसमें हमसे पूछा गया है बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो दोस्तों, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादन थॉर्नडाइक जी ने किया था। किसने किया था? थॉर्नडाइक जी ने। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की तरफ। प्रश्न संख्या 6 में आपसे पूछा गया है बाल विकास के अंतर्गत शैशवावस्था की आयु होती है। तो दोस्तों, बाल विकास में शैशवावस्था की आयु जन्म से 5 वर्ष होती है। जन्म से 5 वर्ष। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न यहाँ हमारा है प्रश्न संख्या 7, जिसमें पूछा गया है किसी समय एक व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति या वस्तु पर चेतना का केंद्रीयकरण कहलाता है। तो दोस्तों, चेतना का जो केंद्रीयकरण होता है वह ध्यान कहलाता है। ध्यान, या इसको अवधान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अवधान। ठीक है, ध्यान को ही इंग्लिश में इसको कहते हैं अटेंशन। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 8 में आपसे पूछा गया है वह ध्यान जिसमें अपनी इच्छा अनुसार किसी व्यक्ति या वस्तु पर चेतना केंद्रित करता है। तो ऐसा ध्यान क्या कहलाता है? आपका ऐच्छिक ध्यान। जिसमें अपनी इच्छा के अनुसार हम ध्यान को केंद्रित करते हैं वो आपका ऐच्छिक ध्यान कहलाता है। बढ़ते हैं आगे प्रश्न संख्या 9 की तरफ। प्रश्न संख्या 9 में आपसे पूछा गया है वह ध्यान जिसमें अपनी इच्छा के बिना वस्तु या व्यक्ति पर अपना ध्यान केंद्रित करना क्या कहलाता है? अनैच्छिक ध्यान। इसमें आपकी इच्छा नहीं होती है और आपका ध्यान केंद्रित होता है तो अनैच्छिक ध्यान कहलाता है। तो देखिए दोस्तों, अगले प्रश्न संख्या 10 में आपसे पूछा जा रहा है व्यक्तिक विभिन्नताओं के संबंध में आज हमारा यह विचार है कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं में संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई ऐसा पहलू सम्मिलित हो सकता है जिसका माप किया जा सकता है। तो दोस्तों, यह कथन जो है यह स्किनर जी का है। किसका? स्किनर जी का। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 11 की तरफ। प्रश्न संख्या 11 में आपसे पूछा गया है प्रसूत अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था। दोस्तों, प्रसूत अधिगम का सिद्धांत BF स्किनर जी ने दिया था। किसने? BF स्किनर जी ने। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 12 की तरफ। प्रश्न संख्या 12 में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से थॉर्नडाइक का नियम है। तो दोस्तों, थॉर्नडाइक के ये तीनों नियम है, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। ये थॉर्नडाइक के 3 मुख्य नियम हैं और थॉर्नडाइक के 5 गौड़ नियम भी हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ आपका ऑप्शन उपयुक्त सभी ये वाला सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 13। दोस्तों, प्रश्न संख्या 13 में आपसे पूछा गया है कि वॉटसन ने संवेग बताए हैं। तो दोस्तों, वॉटसन ने 3 संवेग बताए हैं। कौन कौन से संवेग बताए हैं? 3। अगले प्रश्न संख्या 14 में आप देखेंगे वॉटसन ने कौन से संवेग बताए हैं। तो यही तीनों संवेग बताए हैं वॉटसन ने, भय, क्रोध और प्यार, यानी उपयुक्त सभी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या 15। तो दोस्तों, प्रश्न संख्या 15 में आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से किसने कबूतर पर अपना प्रयोग किया था। तो दोस्तों, कबूतर पर प्रयोग किया था BF स्किनर जी ने। किसने? BF स्किनर जी ने। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 में आपसे पूछा गया है परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बालक भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है, विकास कहा जाता है। यह कथन किसका है? तो दोस्तों, कथन वाले बहुत से क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो आपको नहीं पता होते हैं, लेकिन फिर भी आपको किसी न किसी तरीके से याद करने हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ आपका आंसर है मुनरो। क्या है? मुनरो जी का ये कथन है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 17 की तरफ। रुचि में निहित है। तो रुचि में दोस्तों ध्यान निहित होता है जिसको हम अवधान भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, रुचि और ध्यान का आपस में बहुत ही घनिष्ठ संबंध होता है।
अगले प्रश्न में देखेंगे, प्रश्न संख्या 18 में देखेंगे हम, रुचि तथा अवधान के संबंध में सही मत है। पहला ऑप्शन आपका है अवधान रुचि पर आधारित है, दूसरा ऑप्शन है रुचि अवधान पर आधारित है, तीसरा ऑप्शन है अवधान तथा रुचि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और चौथा ऑप्शन है सभी। यानी आपका यहाँ पे आंसर सभी सही होगा, क्योंकि ये सारे कथन ही सत्य हैं। देखिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 19 की तरफ। प्रश्न संख्या 19 में आपसे पूछा जा रहा है, निम्न में से अभिप्रेरणा के स्रोत हैं। तो दोस्तों, अभिप्रेरणा के जो स्रोत होते हैं वो आपका बालक और उद्दीपक, ये दोनों स्रोत होते हैं अभिप्रेरणा के। यानी ऑप्शन आपका दा सही है, आ व सा दोनों। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 20 की तरफ। देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 20 में आपसे पूछा जा रहा है, अधिगम के प्रयत्न और भूल के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो दोस्तों, ये जो सिद्धांत है प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, ये दिया था थॉर्नडाइक जी ने। ऑप्शन आ आपका सही है, ये सिद्धांत दिया था थॉर्नडाइक जी ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 21 की तरफ। देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 21 में आपसे पूछा गया है, अवधान यानी ध्यान में निहित है। तो अभी दो क्वेश्चन हमने ऊपर किए हैं, जिनमें किसका किसका संबंध बताया गया है, ध्यान और रुचि का। यानी ऑप्शन सा आपका सही है, ध्यान में क्या निहित है, रुचि निहित है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 22 की तरफ। नैतिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक है। तो दोस्तों, नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था कोहलबर्ग जी ने। किसने दिया था? कोहलबर्ग जी ने। ठीक है दोस्तों, याद रखना, कोहलबर्ग जी ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। ये दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 23 की तरफ। यहाँ आपसे देखिए कथन दिया गया है, बाल मनोविज्ञान सभी को एक नई दिशा में संकेत करता है। यदि उसे उचित रूप में समझा जा सके तथा उचित ढंग से विकास हो सके तो प्रत्येक बालक एक सफल व्यक्ति बन सकता है। तो दोस्तों, ये जो आपका कथन है, ये कथन है थॉमसन जी का। किसका कथन है? थॉमसन जी का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न 24 की तरफ। प्रश्न संख्या 24 में पूछा गया है आपसे, सीखने का वक्र एक व्यक्ति की निश्चित क्रिया में प्रगति का ग्राफिक प्रदर्शन करता है। तो दोस्तों, ये जो आपका कथन है, इसका आंसर है स्किनर जी ने ये बात बोली है। किसने बोली है? स्किनर जी ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका है, किस विधि के द्वारा मनुष्य के चेतन के साथ साथ अचेतन मन का भी अध्ययन किया जा सकता है? तो ये आपका है मनोविश्लेषण विधि। कौन सा आंसर है? मनोविश्लेषण विधि। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यहाँ हमारा प्रश्न संख्या 26, अल्पकालिक स्मृति है। तो दोस्तों, अल्पकालिक स्मृति मतलब होती है थोड़े समय के लिए जो स्मृति होती है, उसके बाद हम मतलब किसी भी चीज़ को थोड़े समय के लिए याद रखते हैं, फिर हम भूल जाते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन आ सही है, इसमें व्यक्ति उत्तेजनाओं को शीघ्र भूल जाता है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 27। प्रश्न संख्या 27 में दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है, रुचि को प्रभावित करने वाले कारक हैं परिवार की आर्थिक स्थिति, विद्यालय का कठोर वातावरण, अभिभावकों का अनुचित व्यवहार या उपरोक्त सभी। तो यही आपका आंसर सही है, उपरोक्त सभी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 28 की तरफ। देखिए दोस्तों, इसमें आपसे पूछा गया है, वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है। ये कथन है। तो दोस्तों, ये कथन या यह परिभाषा आपकी दी है रूथ बेनेडिक्ट जी ने। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या 29। इसमें आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा चिंतन में प्रयुक्त होने वाली सामग्री के अंतर्गत नहीं आता? तो दोस्तों, यहाँ पर चिंतन में प्रयुक्त होने वाली सामग्री के अंतर्गत पदार्थ नहीं आता है, बाकी प्रत्यय, प्रतिभा, संवेदना, ये तीनों चीज़ें आती हैं। ठीक है दोस्तों, आपका ऑप्शन आ सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 30 की तरफ। प्रश्न संख्या 30 में आपसे पूछा गया है, बालक के कोषों और पेशियों में समय के साथ होने वाला यह परिवर्तन जिसके कारण वह निश्चित समय पर कोई भी कार्य करने योग्य होता है कहलाता है। तो देखिए दोस्तों, इसका जो आंसर है वह सही है, परिपक्वता। क्या कहलाता है? परिपक्वता। ठीक है दोस्तों, ये प्रश्न BTC 2015 में आ भी चुका है, आप इसको याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 31 की तरफ। यहाँ दोस्तों आपसे पूछा गया है, माता पिता तथा अन्य पूर्वजों से बालक को जो आनुवांशिक गुण प्राप्त होता है उनके वाहक होते हैं। तो दोस्तों, आनुवांशिक गुणों का वाहक जीन्स को कहा जाता है। किसको? जीन्स को। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 32 की तरफ। यहाँ आपसे पूछा गया है दोस्तों कि सामान्य स्तर के बालक की बुद्धि लब्धि होती है। तो दोस्तों, सामान्य स्तर के बालक की बुद्धि लब्धि होती है ऑप्शन शाह 90 से 109। क्या होती है? 90 से 109। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यहाँ हमारा है, व्यक्तित्व परीक्षण के लिए प्रयुक्त होने वाले TAT परीक्षण का निर्माण किसने किया था? तो दोस्तों, TAT परीक्षण का निर्माण मरे और मॉर्गन ने किया था। किसने किया था? मरे और मॉर्गन। ऑप्शन बा आपका सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 34 की तरफ। तो दोस्तों, 34वें प्रश्न में आपसे पूछा गया है, बालक के केंद्रक यानी न्यूक्लियस में सामान्यतः कितने गुणसूत्र होते हैं? तो दोस्तों,
ये आपके 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। कितने जोड़ी होते हैं? 23 जोड़ी। जब जोड़ी में आपसे पूछा जाए तो 23 जोड़ी आप याद रखेंगे, यानी कितने हो गए टोटल? 46 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है दोस्तों, 46 गुणसूत्र होते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 35 की तरफ। यहाँ आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण बुद्धि का मापन करता है? तो दोस्तों बुद्धि का मापन यहाँ आपका करता है भाटिया बैटरी परीक्षण। ठीक है दोस्तों, याद रखना भाटिया बैटरी परीक्षण बुद्धि मापन के लिए प्रयुक्त किया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 36 की तरफ। यहाँ आपसे पूछा गया है बाल विकास के अंतर्गत बाल्यावस्था की अवधि जो मानी जाती है वह क्या है? तो बाल विकास के अंतर्गत बाल्यावस्था की अवधि 6 से 10 वर्ष होती है। क्या होती है? 6 से 10 वर्ष। दोस्तों आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ये अलग अलग जगह पे अलग अलग लिखी रहती है, लेकिन हमें एक एवरेज के हिसाब से ऑप्शन में से चुन के बतानी है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपकी 6 से 10 वर्ष होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमसे 37वां प्रश्न पूछ रहा है बाल विकास के अंतर्गत किशोरावस्था की अवधि मानी जाती है। तो देखिए दोस्तों, बाल विकास के अंतर्गत किशोरावस्था की अवधि 12 से 18 वर्ष मानी जाती है। कितनी? 12 से 18 वर्ष। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि संबंध प्रक्रिया का सिद्धांत किसका है? तो ये आपका पावलाव का है। ठीक है, पावलाव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था, ये भी आपको याद रखना है। इसमें आपसे पूछा गया है चिंपैंजी यानी वनमानुष पर आधारित सूझ का सिद्धांत को जानते हैं अंतर्दृष्टि के सिद्धांत से, समग्र सिद्धांत से, पूर्ण कृति के सिद्धांत से। देखिए दोस्तों, ये तीनों नाम से जाना जाता है। कौन से तीनों नाम से? अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत इसको कहते हैं, समग्रवाद का सिद्धांत भी इसको कहते हैं, और पूर्णाकृति का सिद्धांत भी इसी को कहते हैं। यानी आपका जो ऑप्शन सही है वो आपका है विकल्प द, आपका सभी सही है, ये सभी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 40 की तरफ। दोस्तों देखेंगे थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग किया था। थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग किया था दोस्तों बिल्ली पर। किस पे किया था? बिल्ली पर। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 41 की तरफ। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है संज्ञानात्मक विकास के 3 भागों क्रियात्मक अवस्था, प्रतिबिंबात्मक अवस्था तथा संकेतात्मक अवस्था में विभाजित करने वाले मनोवैज्ञानिक हैं। तो दोस्तों संज्ञानात्मक विकास को इन 3 भागों में ब्रूनर जी ने विभाजित किया है। किसने विभाजित किया है? ब्रूनर जी ने। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यानी प्रश्न संख्या 42। इसमें देखिए दोस्तों हमसे पूछा जा रहा है कि वह स्तर जिसमें बच्चा अपने परिवेश की वस्तुओं में विभेद करना प्रारंभ कर देता है, तो वह स्तर आपका होता है पूर्व संक्रियात्मक स्तर। कौन सा होता है? पूर्व संक्रियात्मक स्तर। 2 से 7 वर्ष, 2 से 7 वर्ष ये आपका है पूर्व संक्रियात्मक स्तर। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न इसमें पूछा जा रहा है प्रश्न संख्या 43। वह स्तर जिसमें बालक वस्तुओं तथा पदार्थों के संबंध में चिंतन करना तथा तर्क करना प्रारंभ करता है, तो वह स्तर आपका होता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 44। निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने बौद्धिक विकास को 4 अवस्थाओं में विभाजित किया है? तो आंसर आपका है जीन पियाजे। और दोस्तों जो आपकी 4 अवस्थाएं हैं वह पिछले वाले क्वेश्चन में दी गई थी। यही चारों अवस्थाएं हैं जिसमें जीन पियाजे ने बौद्धिक विकास को यानी संज्ञानात्मक विकास को विभाजित किया है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 45। प्रश्न संख्या 45 में आपसे पूछा जा रहा है थॉर्नडाइक ने अधिगम के कितने गौड़ नियम दिए हैं? तो मैंने शुरू में ही आपको बता दिया था कि थॉर्नडाइक ने 3 प्रमुख नियम तथा 5 गौड़ नियम दिए हैं। कितने? 5। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 46। इसमें आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा अर्जित अभिप्रेरणा के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों यहाँ पर आपका आंसर होगा प्रतिष्ठा। ये आपकी अर्जित अभिप्रेरणा के अंतर्गत आती है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 47 की तरफ। इसमें आपसे पूछा गया है सीखी गई सामग्री को पुनः स्मरण करने की असफलता कहलाती है। क्या कहलाती है? विस्मरण। क्या कहलाती है दोस्तों? विस्मरण। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 48 की तरफ। प्रश्न संख्या 48 में आपसे पूछा जा रहा है एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा? तो यहाँ जो आपका ऑप्शन सही है वह है प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति को बढ़ावा देगा। किसको? प्रतिस्पर्धात्मक अभिव्यक्ति को। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 49 की तरफ। प्रश्न संख्या 49 में आपसे पूछा जा रहा है शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः होता है। शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों में दोस्तों सामान्यतः डिस्ग्राफिया होता है। क्या होता है? डिस्ग्राफिया। ठीक है दोस्तों, लिखने की अक्षमता। देखिए दोस्तों प्रश्न संख्या 50 में आपसे पूछा जा रहा है एक बच्चा जो ग्रस्त है वह SAW को WAS तथा न्यूक्लियर को अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता है। तो दोस्तों वह किस बीमारी से ग्रसित है? यहाँ आपको देखना है, याद रखना है, वह डिस्लेक्सिया से ग्रसित है। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 51 में आपसे पूछा जा रहा है जब 2 बालक विभिन्न समानताएं रखते हुए भी आपस में भिन्न व्यवहार करते हैं तो इसे कहते हैं हम वैयक्तिक विभिन्नता। क्या कहते हैं दोस्तों? वैयक्तिक विभिन्नता। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 53 की तरफ। प्रश्न संख्या 53 में आपसे पूछा जा रहा है वह विधि
जो व्यक्तित्व के गुणों का अनुमान लगाने के लिए प्रयुक्त होती है तो कहलाती है, क्या कहलाती है? मापन रेखा विधि। दोस्तों याद रखना है आपको, मापन रेखा विधि। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 54 की तरफ। प्रश्न संख्या 54 में आपसे पूछा जा रहा है बाल विकास का प्रमुख आधार है। तो दोस्तों बाल विकास जो होता है उसका प्रमुख आधार वंशानुक्रम और वातावरण दोनों होते हैं। क्या होते हैं? दोनों। इसलिए आपका ऑप्शन जो है वह सा सही है, उपयुक्त आ वा दोनों। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 55 की तरफ। प्रश्न संख्या 55 में आपसे पूछा जा रहा है वंशानुक्रम माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुण हैं। यह कथन है, यह कथन हम पिछली बार भी अभी देख चुके हैं पीछे, रूथ वेंडिक्ट का। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 56 की तरफ। प्रश्न संख्या 56 में आपसे पूछा जा रहा है बाल विकास की अवस्थाएं होती हैं। तो दोस्तों शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, ये तीनों ही अवस्थाएं बाल विकास की अवस्थाएं हैं। यहाँ आपका ऑप्शन दा सही है, उपयुक्त सभी। देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 57 में आपसे पूछा जा रहा है प्रतिभाशाली विद्यार्थी, ऑप्शन आ है अपनी आवश्यकताओं को दृढ़ता पूर्वक नहीं कह पाते, बा अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं, सा शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं, और दा स्वभाव में अंतर्मुखी होते हैं। तो दोस्तों यहाँ आपका विकल्प बा सही है, अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 58 की तरफ। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों कि RTE राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, ठीक है, 2009 भारत में कब लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 को। कब लागू हुआ था दोस्तों? 1 अप्रैल 2010 को। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 59 की तरफ। यहाँ आपसे देखिए पूछा जा रहा है जब बालक स्वयं परीक्षण करता है और नए कार्यों को अपने अनुभवों के आधार पर सीखता है तो वह अधिगम की कौन सी विधि होती है? तो दोस्तों ये जो यहाँ पे आपका आंसर है वह है ऑप्शन सा, परीक्षण करके सीखना। ठीक है, यानी कि खुद करके सीखना किसी भी चीज को, ये आपका आंसर सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 60। तो दोस्तों देखिए प्रश्न संख्या 60 में आपसे पूछा जा रहा है नैतिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो दोस्तों नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था कोहलबर्ग ने। किसने दिया था? कोहलबर्ग ने। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उससे पहले दोस्तों आपको एक बात बता दूं, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या यहाँ पे हम देखेंगे 61 को। प्रश्न संख्या 61 जिसमें आपसे पूछा जा रहा है व्योगास्की के अनुसार बच्चे अपने साथी समूह के सक्रिय सदस्य कब होते हैं? तो दोस्तों बच्चे अपने साथी समूह के सक्रिय सदस्य किशोरावस्था में होते हैं। ये आपको व्योगास्की के अनुसार याद रखना है। ठीक है, किशोरावस्था में होते हैं। इन्होंने किशोरावस्था का आंसर दिया है। यहाँ पर किशोरावस्था के बारे में कहा है कि किशोरावस्था में ही बच्चे अपने साथी समूह के सक्रिय सदस्य होते हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 62 की तरफ, जिसमें आपसे पूछा गया है कक्षा में एक प्रभावी शिक्षक अधिगम प्रक्रिया होती है जब शिक्षक बच्चे के ज्ञान को पढ़ाई जाने वाली नई संकल्पनाओं के साथ जोड़ने में सहायता प्राप्त करता है। इसके पार्श्व में निहित उद्देश्य है। तो इसके पार्श्व में निहित उद्देश्य जो आपका है वह है शिक्षार्थी स्वायत्तता। ठीक है दोस्तों, ये आपको विकल्प याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 63 की तरफ। प्रश्न संख्या 63 में आपसे पूछा जा रहा है सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत संबंधित है। तो सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत व्योगास्की से संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्तों? व्योगास्की से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 64 की तरफ, जिसमें आपसे पूछा गया है इंद्रिय जनित गामक अवस्था का संबंध किस मनोवैज्ञानिक से है? तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था कि जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 4 अवस्थाएं दी हैं, तो उसी में से ये पहली अवस्था है। ठीक है दोस्तों, यहाँ आपका आंसर जीन पियाजे सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। संख्या 65 में दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है वस्तु स्थायित्व बालकों में जब पाया जाता है तो वे वस्तुओं को आसानी से खोज लेते हैं। किस मनोवैज्ञानिक से इसका संबंध है? तो इसका संबंध भी जीन पियाजे से है। दोस्तों वस्तु स्थायित्व जो होता है वो आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आता है। ठीक है, जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की दूसरी अवस्था होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 66 की तरफ। देखिए दोस्तों यहाँ आपसे पूछा गया है सूझ का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है? तो दोस्तों सूझ का सिद्धांत, इसको हम अंतर्दृष्टि का सिद्धांत भी कहते हैं, ये आपका दिया है कोहलर ने। बनमानुस पे प्रयोग किया था जिसका नाम था सुल्तान। बढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 67 में आपसे पूछा गया है किसका कथन है वंशानुक्रम माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुण हैं? तो दोस्तों यहाँ आपका रूथ वेंडिक्ट का कथन है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 68 में आपसे पूछा गया है किसने कहा है सामाजिक संबंधों में परिपक्वता ग्रहण करना सामाजिक विकास है? तो दोस्तों ये कथन जो है ये हरलॉक जी का है। किसका है? हरलॉक जी का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 69 में आपसे पूछा गया है क्रमिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो दोस्तों क्रमिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक यहाँ पे किंग व थॉर्नडाइक हैं। कौन है? किंग व थॉर्नडाइक।
ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 70 की तरफ। यहाँ आपसे पूछा गया है कि अधिक तनाव का काल है, तो दोस्तों अधिक तनाव का काल है आपका किशोरावस्था। क्या है? किशोरावस्था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 71 की तरफ। इसमें आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? तो दोस्तों सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है लिखना। क्या है? लिखना। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न 72 की तरफ। इसमें आपसे पूछा गया है नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु अच्छी है? तो दोस्तों नर्सरी कक्षा में पढ़ाने के लिए जो सबसे अच्छा थीम है वो आपका है मेरा परिवार। जब बालक छोटा होता है तो उसको हम मेरा परिवार से ही शुरुआत करते हैं पढ़ाने की। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 73 की तरफ। प्रश्न संख्या 73 में आपसे पूछा गया है दोस्तों सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखना है सिवाय विद्यार्थियों की त्रुटियों के। यही ऑप्शन आपका सही है। ठीक है दोस्तों, यही ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न में, प्रश्न संख्या 74 में आपसे पूछा गया है डिसलेक्सिया मुख्यतः की समस्या के साथ संबंधित। तो डिसलेक्सिया आपकी पढ़ने की समस्या के साथ संबंधित है। किससे? पढ़ने की समस्या से। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 75 की तरफ, जिसमें आपसे पूछा गया है प्राथमिक स्तर के बच्चों का आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप याद रखेंगे। गृह कार्य यानी होमवर्क से हम प्राथमिक स्तर के बच्चों का आकलन करते हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न 76 की तरफ, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि अवर्गीकृत प्रदत्त में सबसे अधिक बार आने वाली संख्या कहलाती है। तो दोस्तों किसी भी अवर्गीकृत प्रदत्त में जो संख्या सबसे अधिक बार आती है वह आपकी कहलाती है बहुलक। क्या कहलाती है? बहुलक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 77 की तरफ, जिसमें आपसे पूछा गया है थॉर्नडाइक ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं? दोस्तों थॉर्नडाइक ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं। कितने प्रकार बताए हैं? 3। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 78 की तरफ। प्रश्न संख्या 78 में आपसे पूछा गया है बुद्धि परीक्षण इकाई के जनक हैं। दोस्तों बुद्धि परीक्षण इकाई के जनक आपके बिने हैं। कौन है? बिने। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 79 की तरफ। प्रश्न संख्या 79 में आपसे देखिए दोस्तों पूछा जा रहा है समूह कारक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो दोस्तों समूह कारक सिद्धांत के प्रतिपादक थर्स्टन हैं। कौन है? थर्स्टन। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न 80 की तरफ, जिसमें आपसे पूछा गया है बुद्धि सीखने की योग्यता है। यह कथन है, यह कथन बकिंघम का है। किसका है? बकिंघम। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न संख्या 81। इसमें देखेंगे हम पिछड़े बालक वे हैं। ऑप्शन ए आपका कह रहा है जिनकी सीखने की गति धीमी होती है। ऑप्शन बी आपसे कह रहा है कि जिनकी बुद्धि उपलब्धि स्तर 80 से 90 के बीच है। ऑप्शन सा आपसे कह रहा है कि जो मानसिक रूप से अस्वस्थ और असमायोजित होते हैं। और ऑप्शन दा आपसे कह रहा है उपयुक्त सभी। यही आंसर है आपका उपयुक्त सभी। ठीक है दोस्तों, पिछड़े बालक वो होते हैं जिनमें ये तीनों ही ये गुण होते हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 82 की तरफ, जिसमें आपसे पूछा गया है कि के कारण प्रतिभाशीलता होती है। तो दोस्तों यहाँ आपको याद रखना है आनुवांशिक रचना और वातावरणीय अभिप्रेरणा, इनके कारण ही प्रतिभाशीलता होती है। यानी आपका जो आंसर है वह विकल्प दा सही है। कौन सा आंसर है यहाँ आपका? विकल्प दा सही है। बा तथा सा दोनों का संयोजन। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यहाँ हमारा है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता। तो किस पर लागू नहीं होता? तो आप यहाँ देखेंगे ये वाला ऑप्शन है निःशक्त बच्चे। ये ऑप्शन सही है, इस पर लागू होता है। ठीक है दोस्तों, 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चे, इन पर भी लागू होता है। और बच्चों की नियमित उपस्थिति के बारे में भी इस अधिकार में कहा गया है। तो यहाँ आपका जो आंसर होगा वो होगा विकल्प सा, यानी कि 14 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों पर यह नियम लागू नहीं होता। देखिए दोस्तों, बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 84 की तरफ, जिसमें आपसे पूछा गया है आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं। तो विकल्प पहला विकल्प है आपका यहाँ पे आप बच्चे से अंग्रेजी में बात करेंगे। दूसरा विकल्प आपसे यहाँ पे कहा गया है कि आप बच्चे को अंग्रेजी में बोलने पर मजबूर करेंगे। तो ये नहीं कर सकते, ये तो आप पहले ही हटा दीजिए। आप बच्चे को मातृभाषा में बोलने से रोकेंगे, ये भी नहीं करना चाहिए जिससे बच्चा डिमोटिवेट हो। यहाँ आप लास्ट ऑप्शन देखेंगे आप उसे माध्यम भाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यही विकल्प आपका यहाँ पे सही है, क्योंकि जब भी हम किसी को दूसरी भाषा सिखाते हैं तो उसकी जो प्राथमिक भाषा होती है उसी के माध्यम से सिखाते हैं, यानी उसकी मातृभाषा के माध्यम से हम उसको अंग्रेजी सिखाएंगे। अगला प्रश्न जो यहाँ पे है आपका प्रश्न संख्या 85 में आपसे पूछा गया है दोस्तों विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा होनी चाहिए। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ जो आपका आंसर होगा वह होगा अन्य सामान्य बालकों के साथ। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 86 की तरफ। प्रश्न संख्या 86 में आपसे पूछा गया है विशेष शिक्षा संबंधित है। तो दोस्तों यहाँ पर जो विशेष शिक्षा होती है वह आपकी कम योग्य विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम से संबंधित होती है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 87 की तरफ। देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 87 में आपसे पूछा गया है समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता, वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता, यह विशेषता है
किसकी है? सृजनशील बालकों की। ये विशेषता होती है सृजनशील बालकों की। अगले प्रश्न संख्या 88 को हम देखेंगे। निम्न में से कौन सी अक्षमता केवल जन्मजात होती है? तो दोस्तों मंद बुद्धि वाली अक्षमता जन्मजात होती है। कैसी होती है? जन्मजात। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 89 की तरफ। प्रश्न संख्या 89 में आपसे पूछा गया है, मंद अधिगमकर्ता जिनकी शैक्षिक उपलब्धि सामान्य योग्यता से कम रह जाती है, उनको हम क्या कहते हैं? तो उनको हम कहते हैं पिछड़े। ठीक है, पिछड़े बालक या पिछड़े अधिगमकर्ता। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे है प्रश्न संख्या 90, जिसमें आपसे दोस्तों पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी इकाई का प्रयोग सुनने की क्षमता की जांच हेतु किया जाता है? दोस्तों सुनने की क्षमता की जांच हेतु डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है। किसका? डेसिबल। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 91 की तरफ। प्रश्न संख्या 91 में आपसे पूछा गया है कि स्कूली बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं किस रूप में पाई जाती हैं? तो दोस्तों स्कूली बच्चों में जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं वो शारीरिक, मानसिक और रुचि तीनों प्रकार से पाई जाती हैं। ऑप्शन द आपका सही है, सभी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 92 की तरफ, जिसमें आपसे पूछा गया है वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए कहा गया है। तो क्या कहा गया है? समावेशी शिक्षा। ठीक है दोस्तों, इसको समावेशी शिक्षा कहा गया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है एलेक्सिया है। तो दोस्तों एलेक्सिया पढ़ने की अक्षमता को कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या 94, जिसमें आपसे पूछा गया है विशिष्ट बालकों के अंतर्गत कौन से बालक आते हैं? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, चाहे वो पिछड़ा बालक हो, चाहे वो प्रतिभाशाली बालक हो, चाहे वह मंदबुद्धि बालक हो, सभी बालक जो होते हैं विशिष्ट बालकों की श्रेणी में आते हैं, सामान्य को छोड़कर। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 95 की तरफ। मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है। यह कथन आपका ड्राइवर जी का है। किसका है? ड्राइवर जी का। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 96 की तरफ। यहाँ आपसे पूछा गया है प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। तो दोस्तों ये जो है विचारों में सृजनात्मकता, ये भी संकेत है। अभिव्यक्ति में अनूठापन, ये संकेत है। कौतूहल करना, ये भी प्रतिभाशाली का संकेत होता है। ये दूसरों के साथ जो लिखा है ये विकल्प पहली बात तो पूरा नहीं दिया गया है, यही आपका आंसर सही है। ठीक है दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 97 की तरफ। प्रश्न संख्या 97 में आपसे पूछा गया है प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तब तक विकसित कर पाएंगे जब, यहाँ आपका आंसर जो है उन्हें अन्य विद्यार्थियों से अलग किया जाएगा। विकल्प सा आपका सही है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न संख्या 98 की तरफ। देखिए दोस्तों यहाँ आपसे पूछा गया है समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करती है। यहाँ दोस्तों जो आपका आंसर सही है वह है शिक्षण अधिगम वस्तु की गुणवत्ता पर। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 99 की तरफ। प्रश्न संख्या 99 में आपसे कहा गया है निम्नलिखित में से कौन विशिष्ट अधिगम विकलांगता है? तो दोस्तों यहाँ आपका आंसर है ऑप्शन बा, डिसलेक्सिया। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आज के हमारे आखिरी प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 100। प्रश्न संख्या 100 में आपसे पूछा गया है जन्म के समय चोट या भ्रूण क्षति की वजह से आई मानसिक मंदता कहलाती है जैविक मंदता। क्या कहलाती है? जैविक मंदता। ठीक है दोस्तों आज के वीडियो में हम 100 प्रश्न को ही ले रहे हैं। इसके बाद अगले वीडियो में बचे हुए प्रश्नों को लेंगे। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ वीडियो समाप्त होती है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।